हेलो गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। आधुनिक भारत के इतिहास में मैं श्रृंखला लेकर आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। इससे पहले हमने यूरोपीय कंपनियां जितनी भी हैं वो सारी हमने बता दी हैं, जिसमें से ब्रिटिश जो है सबसे अधिक उन्होंने यहाँ पर व्यापार किया, अपने विस्तार उन्होंने सबसे अधिक किया। तो इससे पहले हमने आपको पुर्तगाली, डच और इंग्लिश कंपनी किस प्रकार वहाँ यहाँ पर आई, व्यापार किया, और द्वैत शासन हमने इससे पहले की वीडियो में बताया था। उस सभी वीडियो को आप सभी लोग वॉच कर लें, ताकि हम क्रम से सभी को नोट्स बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग नोट्स ये सारे तैयार कर लीजिए, और जब नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे उसके बाद हम वीडियो पर पुनः एक इसको आपको बोर्ड पर समझाएंगे, ताकि आपको दोबारा फिर से रिवाइज हो जाए और समझ में आ जाए। तो आज हम लेकर चलते हैं ब्रिटिश शासन का प्रशासन एवं ढांचा। प्रशासनिक ढांचा कैसा था, उसकी नीतियां एवं प्रभाव क्या पड़ी ब्रिटिश शासन की भारत पर। तो इस प्रकार भारत में इसे कहा जाता है भारत का संवैधानिक विकास, यानी संविधान का विकास उन्होंने क्यों किया, कैसे किया। तो आपको इससे पहले हमने बताया था कि द्वैत शासन जब लागू हुआ, द्वैत शासन में जब लॉर्ड क्लाइव सबसे पहले गवर्नर बने, और सन 1770 की बात है, यहाँ पर अकाल पड़ गया, किसानों का शोषण होने लगा। और इसी समय एक समस्या आई थी कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको ब्रिटिश जो वहाँ संसद थी, वहाँ सरकार थी, उससे इनको 10 लाख पाउंड जो है उधार रुपए कर्ज के रूप में इन्होंने मांगे। तब समझा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, इसलिए ब्रिटिश ने सोचा कि हम स्वयं इसको देखेंगे। तभी उन्होंने इस शासन को देखने का प्रयास किया कि किस तरह यहाँ पर कमियाँ हो रही हैं। तो यहाँ तक आपका हो गया था। अब आगे चलते हैं। ब्रिटिश शासन, प्रशासनिक ढांचा, नीतियाँ एवं प्रभाव, इसी को हम भारत का संवैधानिक विकास कहते हैं। तो आप इसको थोड़ा एक बार रिकॉल कर लीजिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है लॉर्ड क्लाइव, प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है ये गवर्नर बने थे बंगाल के। 1757 से 1760 ईस्वी तक ये रहे। और दूसरी बार जो बंगाल कोई दूसरा व्यक्ति बनता है तो बंस्टार्ड बनता है 1760 से 1765 ईस्वी तक। लॉर्ड क्लाइव जब वापस जाते हैं ब्रिटिश, 1760 में इनकी बड़ी वाहवाही होती, क्योंकि इन्होंने प्लासी का युद्ध जीता था और कंपनी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। बंगाल की तीसरी बार जो गवर्नर बने हैं, तो तीसरी बार गवर्नर बने हैं लॉर्ड क्लाइव। पुनः दोबारा बनकर आते हैं 1765 में, जब बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध जब इंग्लैंड ब्रिटिश कंपनी जीतती है, उसके बाद पूरे ढांचे को संभालना इतना आसान नहीं था, इसलिए लॉर्ड क्लाइव को भेजा गया। 1765 से 67 ईस्वी तक ये फिर से रहते हैं यहाँ के गवर्नर। और इनके पर हमने इससे पहले द्वैत शासन में बताया था कि महाभियोग इन पर चलाया। कौन सा ऐसा गवर्नर जिस पर महाभियोग चलाएगा, तो लॉर्ड क्लाइव ही ऐसे व्यक्ति थे। बंगाल का चौथा गवर्नर के रूप में वेरेस्ट बनकर आते हैं, 1767 से 1769 ईस्वी तक रहते हैं। फिर बंगाल के पांचवें गवर्नर के रूप में कार्टियर आते हैं, 1769 और 1772 ईस्वी तक रहते हैं। और 1772 ईस्वी में बंगाल के अगले गवर्नर वारेन हेस्टिंग बनते हैं 1772 ईस्वी में। अभी ये गवर्नर हैं 1772 में। अभी इसके बाद जब ये सारा शासन चल रहा था यहाँ की समस्याओं को देखने के लिए, तो वारेन हेस्टिंग ने यहाँ पर आया तो देखा बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसने क्या किया, वारेन हेस्टिंग के कुछ कार्य हैं, देख लीजिए। हम आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, जो आपकी पॉइंट आप जो वनडे एग्ज़ाम है उसके तहत जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें हम जड़ से बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आप अगर जो शुरू से वीडियो देखेंगे, इससे पहले जो हमने अपलोड किए हैं, क्रम से देखेंगे, तो आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती चली जाएंगी, और इनका नोट्स भी बना लेंगे। और हमारे चैनल पर आप अगर जो निरंतर वीडियो पाना चाहते हैं, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना, और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना। और यदि इसमें कोई कमी रहती है तो कमेंट अवश्य करना, हम उस कमेंट को देखकर अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए वारेन हेस्टिंग के कार्य को बताते हैं। तो वारेन हेस्टिंग जो थे 1772 ईस्वी में द्वैत शासन को इन्होंने समाप्त कर दिया, और ब्रिटिश कंपनी को ही शासन कहा, ब्रिटिश कंपनी के अंदर में ही शासन रहेगा। इस प्रकार द्वैत शासन समाप्त होगा 1772 ईस्वी में। लागू कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। अब तक बंगाल में बहुत बृहद रूप से भ्रष्टाचार फैल चुका था। जब ये आए थे तो बहुत रूप भ्रष्टाचार फैल गया था और अव्यवस्था का माहौल बन गया था बंगाल में। इस सब को देखते हुए ब्रिटिश संसद ने क्या किया, तो ये इनका काम वारेन हेस्टिंग का था, और धीरे धीरे देखा बहुत यहाँ पर
भ्रष्टाचार फैल गया, बृहद रूप से भ्रष्टाचार फैल गया। तो इस व्यवस्था को देखने के लिए ब्रिटिश संसद बाध्य हो गई कि अब तो भाई वहाँ गड़बड़ होने लगा है, ये शासन वहाँ पर व्यापार करने गए थे, अब राजनीति में ये सब अंदर प्रवेश कर गए हैं, और ब्रिटिश जो थी कंपनी वो स्वयं इसको देखना चाहती थी आखिर क्या है समस्या। तो इसीलिए सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया। अब रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? रेगुलेटिंग, रेगुलेटर आप देखा होगा पंखे में रेगुलेटर लगा होता है। अब उससे क्या होता है, हम भाई उसकी पंखे की स्पीड को क्या करते, नियंत्रित कर सकते, बढ़ा सकते, घटा सकते। इसी प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में संसद के द्वारा पारित हुआ, तो ये पारित क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था अव्यवस्था में फैल गई थी, यहाँ पर जो बंगाल में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, इन सबको देखते हुए सरकार, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब हम स्वयं देखेंगे, ब्रिटिश कंपनी पर देखेंगे कि किस तरह क्या होता है। इसीलिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भेजा। तो रेगुलेटिंग एक्ट आने का प्रमुख कारण था कंपनी में भ्रष्टाचार तथा कंपनी में ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड ऋण भी मांगा था। तो भाई ये क्यों मांगा, क्यों आखिर ये भ्रष्टाचार फैला? तो इस सबको जानने के लिए, इस सब की जांच करने के लिए तथा ब्रिटिश सरकार स्वयं भारत पर शासन करना चाहती थी। अब शासन नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो देखना चाहती थी स्वयं कि किस प्रकार यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार कंपनी पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना चाहती थी कि अब इनके बस की बात नहीं रही है, कंपनी सही रूप से कार्य नहीं कर रही है। इस प्रकार उस पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले 1773 में भेजा। अब ब्रिटिश सरकार ने अब कंपनी के निदेशक थे उनसे कहा, अब निदेशक से कहा कि जो सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी सभी जितने भी साक्ष्य होते हैं, ब्रिटिश सरकार ने कहा आप जल्दी से सब जांच करिए और जांच करने के बाद सारी चीज़ें हमारे पास भेजिए। अब इसके लिए ब्रिटिश संसद ने क्या किया था, एक कमेटी बनाई थी जिसमें एक सिलेक्टिव कमेटी थी, दूसरी सीक्रेट कमेटी थी। तो सिलेक्ट कमेटी और सीक्रेट कमेटी दोनों ने जांच की यहाँ पर आकर, और सारी चीज़ें सभी अधिकारियों की, गवर्नर्स की, जितने भी ब्रिटिश यहाँ रहते थे भारत में, सबकी जांच पड़ताल की। तो सिलेक्ट कमेटी ने लगभग 12 रिपोर्ट और सीक्रेट कमेटी ने 6 रिपोर्ट प्रस्तुत की, कुल 18 रिपोर्ट, जिसमें पूरा खाका बिल्कुल ब्रिटिश सरकार के सामने पहुंच गया और देखा कि यहाँ पर क्यों भ्रष्टाचार है, किसके कारण है सारी समस्याएं उत्पन्न हो। ये सारी बातें निकल कर आ गई कि क्यों ऐसा हो रहा, तभी जो है ये सारी जांचें हो गई, तभी ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। अब इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनको भी समझ लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट में दिए गए निर्देश, क्या निर्देश थे? नंबर एक देखो, ये कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। बंगाल का जो गवर्नर था उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास की, बम्बई की और बंगाल की। 3 प्रेसिडेंसी थी, उसमें बंगाल गवर्नर जो है, इसमें कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट में कि बंगाल का गवर्नर जो होगा भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल होगा। मतलब अब जो बंगाल का गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, वो गवर्नर जनरल होगा। और बम्बई का गवर्नर और मद्रास के गवर्नर को क्या किया गया, इन दोनों गवर्नरों को इस गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया। तो ये बात कही गई कि बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो इस प्रकार सभी प्रेसिडेंसी का मालिक या मुखिया गवर्नर जनरल होगा। और इस समय याद रखो 1772 में गवर्नर कौन बना था? वारिंग हेस्टिंग्स बने थे। इस प्रकार पूछा जाता भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग्स ही था। इस प्रकार गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद यानी काउंसिल भी बनाई गई। यानी गवर्नर इस सारी चीज़ों को नहीं देख पाएगा क्योंकि जो बम्बई मद्रास की प्रेसिडेंसी भी इसके अंडर में आ गई हैं, तो इसको अब कैसे देखेगा? तो इन सबको देखने के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई, परिषद बनाई गई। 4 इसमें सदस्य थे और चारों सदस्य क्या करते, इसकी गवर्नर की मदद करते। तो इन 4 सदस्यों की मदद, और साथ में तीसरी बात क्या कही गई, न्याय व्यवस्था के लिए 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। तो आपने देखा 3 बातें महत्वपूर्ण निकली, एक तो गवर्नर जनरल बन गया, दूसरी बात आपने देखा एक काउंसिल बनाई गई, 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई जो गवर्नर जनरल की मदद करती थी,
और न्याय व्यवस्था के लिए 1774 ईस्वी में कलकत्ता में ही सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई। इस प्रकार पहला सुप्रीम कोर्ट जो है 1774 में बना था। ये बात कही गई थी कब? 1773 के रिलेक्टिंग एक्ट में ही कही गई थी और 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बना। और इसके प्रथम जज जो बने थे वो जिनका नाम था एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे जो थे ये थे आपके पहले जज। तो इस प्रकार आप ये रेगुलेटिंग एक्ट की 3 प्रमुख बिंदु निकल कर आए। अब चौथी बात अगर समझना चाहें, प्रत्येक अधिकारी के लिए आवश्यक हो तो इंग्लैंड वापस आते समय अपनी संपूर्ण संपत्ति का ब्यौरा दे। ये भी कहा गया कोई भी अधिकारी यदि वहाँ से भारत से वापस इंग्लैंड आ रहा है तो उसको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देकर तभी वो वापस इंग्लैंड जाएगा। और इस प्रकार आपने देखा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स बना। कब बना? 1773 ईस्वी में। तो इस प्रकार आपने जाना। अब थोड़ा बात करते हैं जो सदस्य थी, जो ये कमेटी बनी थी 4 सदस्यों की, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो गवर्नर जनरल के 4 सदस्य बने थे। जो कमेटी बनी थी उसके 4 सदस्य थे। तो ये 4 सदस्य जो थे कौन कौन थे? बारवेल, फ्रांसिस, क्लेवेरी और मानसन। ये 4 सदस्य थे और इनका कार्यकाल 5 वर्ष था। तो ये सब लोग क्या करते थे, जब किसी अधिकारी की नियुक्ति करनी होती थी तो इन चारों लोगों की जो मत लिया जाता था। मान लिया कोई 2 मत हो गए, 2 मत एक तरफ, 2 मत एक तरफ, तो अंतिम जो निर्णय होता था वो वारेन हेस्टिंग यानी जो वहाँ का गवर्नर जनरल होता था उसके तहत निर्णय लिया जाता था। लेकिन इसमें भी समस्या हो गई कि कभी कभी क्या होने लगा, ये 3 लोग एक हो गए। अब ये 3 लोग एक हो गए तो 3 मत हो गए। अब गवर्नर जनरल कह भी रही ये सही है लेकिन तब भी नहीं चलती थी। यानी इसमें भी क्या हुआ, आपस में फ्रांसिस इसमें मेन था, ये तीनों लोगों ने गुट बना लिया और इन्होंने क्या किया, जो भी अधिकारी करते थे ये नियुक्त स्वयं कर देते क्योंकि इनका मत अधिक था। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल होते भी इसकी नहीं चल पाती थी, तो इससे बहुत परेशान होने लगा। तो ये सारी समस्याएं थी। आगे लिखा भी किसी अधिकारी का चुनाव परिषद के सदस्यों से बहुमत से होता था, अंतिम वोट गवर्नर जनरल करता था। यानी अंतिम गवर्नर जनरल ही करता था। जब ऐसी परिस्थिति आए, मान लिया कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती कि मान लिया 2-2 वोट बराबर हो गए, तब वारेन हेस्टिंग का अंतिम वोट माना जाता था। लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। ये तीनों लोग एकजुट हो गए और अपना भ्रष्टाचार फैलाने लगे। अब विशेष परिस्थिति में बम्बई और मद्रास के गवर्नर बिना गवर्नर जनरल के निर्णय ले सकते थे। ये भी बात कही गई कि भाई जैसे विशेष परिस्थिति पड़ गई है और वहाँ से वहाँ बंगाल जाने में इनको समय आक्रमण हो गया बाहर, तो कैसे देखा जाए, तो बम्बई और मद्रास के गवर्नर को ये अधिकार दे दिया गया कि आप विशेष परिस्थिति में अपना निर्णय ले सकते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया, जब कभी कोई बात होती थी तो स्वयं निर्णय ले लेते थे और कह देते थे अचानक भाई विशेष परिस्थिति पड़ गई, इसलिए ये गवर्नर जनरल से अपनी राय लेते ही नहीं थे। इस प्रकार भ्रष्टाचार ब्रिटिश सरकार ने समाप्त करना चाहा लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त हो ना सका। ऐसी ही समस्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कार्यकाल जो था उसका 1 वर्ष से 4 वर्ष करने का प्रयास किया गया और 1/4 प्रत्येक वर्ष रिटायर भी होते रहेंगे, इसकी भी बात कही गई। कुल मिलाकर देखा जाए रिलेक्टिंग एक्ट में विधि की पूर्ण अस्पष्टता थी, जो कमियां बाद में दिखाई पड़ी। और हमने अभी आपको बताई कि भाई वारेन हेस्टिंग मुखिया बने, लेकिन ना तो ये काउंसिल भी काम कर रही सही रूप से, ये अपने तरीके से काम कर रही, एकजुटता 3 लोगों ने दिखा दी। और यहाँ पर जो एक बात कही गई कि बम्बई मद्रास के गवर्नर विशेष परिस्थिति में निर्णय ले सकते हैं, बिना गवर्नर जनरल के निर्णय लिए भी अपना स्वयं निर्णय ले सकते हैं। और ये जब कोई बात आती तो कहते भाई विशेष परिस्थिति थी इसीलिए हमने निर्णय ले लिया, और सब पर हमला बोल देते थे। मद्रास वो जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनसे कोई राय लेता ही नहीं था। यानी समस्या इसमें विद्यमान रही। इन समस्याओं को जो बाद में स्पष्ट हुई, यानी ये क्यों स्पष्ट हुई, क्योंकि इसमें जो विधि बनी या जो नियम बने वो पूर्ण स्पष्ट नहीं थे, इसीलिए समस्याएं या कमियां दिखाई पड़ी। इन कमियों को फिर दूर करने के लिए एक एक्ट और आया जिसको हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यानी 10 साल बाद लगभग आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो 1773 में आपने पहले जाना रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें पुनः रिकॉल करते हैं बंगाल का गवर्नर जो था गवर्नर जनरल बन गया, बम्बई और मद्रास की उसके अंडर आने लगी। और दूसरी बात कही गई कि 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई जो गवर्नर जनरल की सहयोग के लिए थी। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये सारी बातें कही गई। तो इसमें जो कमियां रह गई उन कमियों को दूर करने के लिए अगला एक्ट 10 वर्ष बाद आया,
तो जब निकल कर आई तो एक पिट्स इंडिया एक्ट आया। चलिए तो पिट्स इंडिया एक्ट को भी हम समझ लेते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया। इसमें क्या बात कही गई, तो ब्रिटिश ताज ने देखा, ब्रिटिश ताज मतलब ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश संसद ने क्या कहा कि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां विद्यमान थी, उसे दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो यानी जब ये रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां दिखाई पड़ी, उन्हीं को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब यह अधिनियम ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। यानी इसमें देखा जाए कमियां जब विद्यमान थी तो उन्होंने एक दस्तावेज ऐसा पेश किया जो मुख्यतः इसे माना जाता है कि ब्रिटिश जो ताज था, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, उसका ही पूर्ण आधिपत्य भारत में जो कंपनी पर था उसी का आधिपत्य चलने लगा। तो आइए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या बातें कहीं, उनको भी समझ लेते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट में निम्न बातें कहेंगे। नंबर 1, इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। यानी जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे उनको अलग अलग 2 भागों में बांट दिया गया। और गवर्नर जनरल के पद को बहुत ही मजबूत कर दिया गया। क्यों मजबूत कर दिया गया, क्योंकि बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को गवर्नर जनरल से राय लेने ही पड़ेगी। हमने इससे पहले बताया था रेगुलेटिंग एक्ट में वो क्या है, उसका गलत फ़ायदा उठाते थे। अब कह दिया गया कि आपको राय लेनी ही पड़ेगी बम्बई और मद्रास के जितने भी गवर्नर थे, किससे, गवर्नर जनरल से। तीसरी बात कही गई कि जो व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में ही यथावत रहने दिया। जो ये व्यापारिक व्यापार होता था यहाँ भारत में, उसको तो कंपनी के हाथों में ही रहने दिया, लेकिन जो राजनीतिक कार्य थे, राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु 6 सदस्यों के एक नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ये पिट्स इंडिया एक्ट में आता है कि नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसमें की गई। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे पिट्स इंडिया एक्ट में। अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसमें हुई तो आप कहेंगे रेगुलेटिंग एक्ट में। ये सारी बातें आपको क्रम से जब कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आती चली जाती हैं। तो आगे चलते हैं। नियंत्रक मंडल को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाने लगा। मतलब जो वेतन दिया जाता था इन सब लोगों को, जो ये बना था नियंत्रण एवं पर्यवेक्षक मंडल, तो 6 सदस्य थे। इसमें 6 सदस्य में एक तो वहाँ जो ब्रिटिश सरकार में ही सचिव थे और वित्त मंत्री थे, 2 और 4 लोग यहाँ के हो गए। तो सब 6 लोग टोटल थे नियंत्रक मंडल में, और सबको वेतन कहा गया कहाँ से निकलेगा, भारत से। यानी कमेटी ब्रिटिश की बनी है, ब्रिटिश में लोग रहते हैं, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन टोटल वेतन कौन देगा, भारत सरकार से, भारत संचित निधि से दिया जाएगा। राजनीतिक क्रियाकलाप यहाँ पर हमने बताया था, व्यापारिक क्रियाकलाप कंपनी के हाथों में रहने दिए यथावत। राजनीतिक क्रियाकलाप जो है ब्रिटिश काउंसिल ने अपने हाथ में ले लिए। और राजनीतिक क्रियाकलाप में क्या आता है, सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी जितने भी कार्य थे वो ब्रिटिश काउंसिल ने अपने अंडर में ले लिए। हालांकि देखा जाए इसके लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल सीधे किसके अधीन था, ब्रिटिश सरकार के अधीन था। इस प्रकार देखा जाए पूर्ण रूप से इन्हीं का अधिकार हो गया और शुरुआत हो गई ब्रिटिश कंपनी यानी ब्रिटिश सरकार ने भी इसमें भारत में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इस प्रकार आपने 2 एक्ट पढ़े, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा पढ़ा आपने पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट आपने पढ़ा, तो ये सारी बातें आप दोनों को क्रमवार पढ़नी हैं। और इसके बाद एक और आया था, उसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा। 1786 में एक एक्ट आया था, उसमें कुछ सुधार करने थे, इसलिए सुधार करने के लिए आया। और उसके बाद सीधे जो है 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था। तो चार्टर एक्ट का हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें चार्टर एक्ट आए हैं, वो अलग हम समझा देंगे। फिलहाल 1786 में जो आया है अधिनियम उसको समझ लेते हैं। तो 1786 का अधिनियम देखो क्या था। 1786 में एक अधिनियम आया। अब इस अधिनियम में बहुत सारी बातें नहीं कही गई, कुछ जो एक आधी कमियां उनको लगी जो पिट्स इंडिया एक्ट में, उसको और बढ़ाने के लिए उन्होंने सुधार करने के लिए किया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद क्रियाकलापों या निर्णय को निरस्त करने का भी अधिकार इनको दे दिया और स्वयं अपना निर्णय लागू करने को कह दिया। यानी जो काउंसिल बनी थी, काउंसिल कभी कभी मतलब क्या करती थी, अपना मत बहुमत देकर गवर्नर जनरल को कोई भी अधिकार नहीं रह जाता था, वो अपने हिसाब से निर्णय लेती थी। लेकिन इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल चाहे तो इस परिषद में जो निर्णय लिया गया है उसको निरस्त कर सकती है और अपना निर्णय लागू करना चाहे तो लागू कर सकती है। ये अधिकार एक और
और गवर्नर जनरल को दे दिया गया। और इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान हो गईं, यानी सभी सेनाओं का मुखिया बना दिया गया। किसको? गवर्नर जनरल को। तो ये बात 1786 के अधिनियम में कही गई। तो इतना आप सभी लोग क्रमवार पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें लिख लेंगे, ताकि आपको सही चीज़ें क्रमवार सारी बातें समझ में आती रहें। अब इसके आगे देखा जाए 1786 चल रहा है, इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया। अब इससे पहले जो है हम बात करेंगे कि फ्रांसीसी कंपनी भारत में किस प्रकार आई, उसका वर्णन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर शासन चल रहा है, अब नवीन कुछ राज्यों का भी उदय हुआ, उसका भी वर्णन हमें करना होगा। जैसे आप बात करें तो मराठा शक्ति, इसी प्रकार बंगाल के नवाब, तो बंगाल का तो आप पढ़ चुके हैं इसी में। अब मराठा बचा है, आपका मैसूर बचा है, इसी के अतिरिक्त हैदराबाद बचा है। तो कुछ नवीन उदय हुए उनका भी हम वर्णन करेंगे, ताकि आपको सारी बातें आधुनिक भारत की क्रमवार सारी बातें समझ में आती रहें। तो आगे के वीडियो हम अपलोड करेंगे, तब तक आप इंतजार करिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद।